40+ होना चाहिए भाई। 38, 35, 38, 37 लाते। और कल की एग्जाम पर कौन दिलाएगा? कल वाला एग्जाम कौन दिलाएगा? कल वाला 25 की एग्जाम था किसी का, 25 का 26 की एग्जाम था किसी का, किसका? किसी का नहीं। चलो फिर वही क्वेश्चन आया था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भू अवस्थित राज्य नहीं? देखे क्या? और उससे पहले 25 तारीख में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता? तो जहां से पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा जी। चलो देखो, हम लोग भारत के प्राकृतिक, हेलो हेलो, हम भारत के प्राकृतिक विभाजन पढ़ के सके थे, है ना? भारत का प्राकृतिक विभाजन, भारत का, हाँ आ जाओ आ जाओ, भारत का प्राकृतिक विभाजन, गुड मॉर्निंग यार। भारत का प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे भारत का जो प्राकृतिक विभाजन था, इसको हम लोग मुख्य रूप से 4 से 5 भागों में बांटे थे। याद आ रहा है सबको? 4 से 5 भागों में। ठीक है, पहला था आप लोगों का जी भारत का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, भारत का उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र था। दूसरा था भारत का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय का पठारे मैदान भी लिख सकते हो। चौथा था आप लोगों का तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। अगर 5 में बांट देंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 4 या 5, और चाहोगे तो 6 कर सकते हो, तटीय को अलग से द्वीपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अब इसमें याद रखना है हमें, भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र जो था, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र था हमारा, भारत को उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय, हिमालय के नाम से जानते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो भारत का जो हमारा उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र था, इसको हिमालय के नाम से जानते हैं हम लोग। हिमालय को आप लोग का उसका देखा जाए तो आप लोग का उत्पत्ति का आधार पर, विकास का आधार पर पढ़े हैं, है ना? जिसको हम लोग देखा जाए तो आप लोग का उत्तर से दक्षिण के आधार पर, पूरब से पश्चिम के आधार पर पूरा बांटे थे उसको, है ना? याद आ रहा होगा सबको, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। फिर ट्रांस के अंदर बताया आप लोग का काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर हमारा पश्चिम से पूर्व में आप लोग का हो जाएगा इधर पश्चिम, सॉरी, जम्मू कश्मीर, पंजाब का हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम का हिमालय, ये हम लोग उसमें देख लिए थे पश्चिम पूर्व से, है ना? टोटल हमारा खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोग का दूसरा चैप्टर, भारत का विशाल मैदान। ठीक है, भारत का विशाल मैदान आप लोग को आज पूरा समझना है। ठीक है, ये हमारा भारत का विशाल मैदान, अब इसको हमें पूरा कंप्लीट करना है, इतना को पूरा, इसका प्राकृतिक विभाजन को। ठीक है, तो चलो देखो, तो हमारा भारत का जो विशाल मैदान है, हमारे भारत में इसका स्थान, स्थिति कहां पर है, इसका विस्तार कहां पर से देखते हैं। ये वाला एरिया हमारा भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, याद आ रहा होगा सबको, है ना भाई? ये हमारा भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र।
अब इस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के नीचे में आप लोग को मिलेगा जी भारत का विशाल मैदान। ठीक है, भारत का विशाल मैदान मिलेगा, भारत का विशाल मैदान। ये जो पीले कलर में दिखाई दे रही है आप लोग का, ये हमारे भारत का जो विशाल मैदान है, ये उसका पूरा क्षेत्र है, एरिया है। ठीक है, तो हमारे भारत के विशाल मैदान के बारे में आप लोग को क्या समझना है? सबसे पहले आप लोग को जानना है जी, हम लोग जानते हैं हमारे भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है, पूरा भारत का क्षेत्रफल जो है अकॉर्डिंग टू आप लोग का जनगणना 2011 सेंसस 2011 के अनुसार देखें तो भारत का जो टोटल एरिया है कितना है आप लोग का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना है आप लोग का। अब इस वर्ग किलोमीटर में हम लोग देखेंगे कितना क्षेत्रफल में क्या है, पर्वतीय पठार है कितना है ना भाई। तो इसमें जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसमें का आप लोग का लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर जो है, 7 लाख, लगभग 7 लाख जो वर्ग किलोमीटर है वो विशाल मैदान का हिस्सा है। हमारा ये कितना हम लोग देखेंगे तो इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 है ये। तो 32 लाख में से 7 लाख, 7 लाख का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग का विशाल मैदान का है, 7 लाख का। ठीक है, तो याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ये स्वयं में कितना प्रतिशत है जी? स्वयं में 100% है। जो हमारे भारत का टोटल जो एरिया है, यह स्वयं में हमारा 100% है। तो ये 100% है, तो इसमें का आप लोगों का जो 7 लाख आएगा कितना आएगा प्रतिशत में आप लोग खुद निकाल लेना। अगर मैं बात करूं ये 100% में से हमारा जो भारत देश है, जो एक अलग से विविधता वाली देश है, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ी है ना भाई। तो ये 100% में अलग से आप लोग को मैं डिवाइड करके, डिवीजन करके बताया था। जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो हमारे भारत में जो 100% है, ये 100% में से 100 में से आप लोग को याद आ रहा होगा पर्वतीय क्षेत्र, फिर पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और आप लोग का पठार क्षेत्र, पठार व मैदानी क्षेत्र। ये इस प्रकार से जो हमारा 100% है वो सब इतने इतने में विभाजित है। कुछ क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र, कुछ क्षेत्र में आप लोग का पहाड़ी, फिर पठार, फिर मैदानी है, जिसमें का हमारा आप लोग का देखा जाए तो आप लोग का ये 10% जी, लगभग 10.7%, 10.7% पूरे हमारे भारत में पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। जो आप लोग का ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और आप लोग का ये हमारा आएगा नीलगिरी और ये अन्नामलाई की पहाड़ी, अरावली पर्वत और इधर रायकानुमा सब आएगा हमारा। ठीक है, उसको अलग से हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, भारत के पहाड़ी पर्वत में। ठीक है, तो ये हमारा आप लोग का जो पर्वतीय क्षेत्र है 10.7%, पहाड़ी के बाद आप लोग का, सॉरी, पर्वतीय के बाद हमारा जो 18.6% पहाड़ी का पूरा एरिया है 100 में से। अगर बात करेंगे पठार का तो पठार का हमारा हो जाएगा 27.7% और लास्ट में टोटल हमारा जो मैदानी एरिया है 43%। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारा 100 में से अगर देखें तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हमारा विभाजित है ना। इसको पूछ दिया जाता है भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितने प्रतिशत में है, पहाड़ी कितना में है, पहाड़ी पर्वत कितने में है, भारत का पठारी और मैदानी कितने हिस्से में बटा हुआ है। वो एक को पूछेगा तो एक का ही प्रतिशत बताना है, दो का पूछे दोनों को शामिल करके बताना है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ूं मैं? क्लियर है सबका? ठीक, अब मैं बात करूं, देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये हमारे कौन से टॉपिक चल रहा है अभी आप लोग का? मैदान। तो हमारे भारत का जो विशाल मैदान है ये स्वयं में 100% है। ठीक है, स्वयं में 100% है। तो इस 100% में से हमारा जो 43% है भारत में क्या है आप लोग का? मैदान है। ठीक है, मैदान है। अब इस मैदान में हमारा देखा जाए तो भारत का इसको क्या कहेंगे? विशाल मैदान कहेंगे। और ये विशाल मैदान में देखेंगे तो हमारे राजस्थान का मैदान होगा, इधर जम्मू कश्मीर का मैदान होगा, पंजाब का मैदान होगा, ये हिमालय का मैदान होगा, ये असम का मैदान होगा, गंगा का मैदान होगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा, है ना। तो
देखो मैं राज्य को भी बोला हूं, नदी को भी बोला हूं, अर्थात असम का मैदान बोला, पंजाब का मैदान बोला, हरियाणा का मैदान बोला, राजस्थान का मैदान बोला, लेकिन गंगा का भी मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का भी मैदान। ठीक है, तो अब एक साथ हम लोग आप लोग का राज्य और नदी को तो एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग बांटना पड़ेगा, है ना। तो याद रखना हमारा जो भारत का विशाल मैदान है, ये विशाल मैदान हमारे पूरे विश्व का सबसे समतल एरिया, प्लेन एरिया है, पूरे सबसे समतल एरिया है और पूरे विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। हाँ जी, इसमें नहीं आता, आप लोग का प्रायद्वीप का पठार हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे पूरे जो विशाल मैदान है हमारा, पूरे विशाल मैदान हमारा प्लेन एरिया है। ठीक है, और प्लेन एरिया है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, खेती बाड़ी, सबसे ज्यादा उपजाऊ खेती मिलेगा। ठीक है, पंजाब को देख लो, आप लोग हमारे उत्तर प्रदेश देख लो, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, इधर असम के कुछ एरिया में देख लो, सब इसी एरिया में आप लोग को पूरा उपजाऊ मिलेगा, खेती बाड़ी मिलेगी। ठीक है, याद रखना ये हमारा जो है पूरा जो है लगभग आप लोग का कितना लाख है, ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में टोटल ये फैला हुआ है, जिसकी हम लोग लंबाई की बात करेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई की बात करेंगे ना, तो 2500 से 3200 किलोमीटर की टोटल भारत के विशाल का मैदान का है। सबको लिखवाऊंगा, पहले आप लोग पूरा समझ लो। ठीक है, नोट्स तो प्रॉपर बनवाऊंगा, आप लोग को बाहर से किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले अच्छे से समझ लो बस। ठीक है, तो ये हमारा आप लोग को याद रखना, इसकी लंबाई जो है 2500 से 3200। ठीक है, याद रखना। चौड़ाई को देखेंगे तो चौड़ाई हमारा लगभग 160 से 300 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, और गहराई हमारा लगभग 700 से 800 मीटर। गहराई अलग बोला हूं, लंबाई अलग बोला हूं, चौड़ाई अलग बोला हूं। ठीक है, आप लोग लंबाई को याद रखोगे 2500 से 3200। इसका जो टोटल यहां से पश्चिम से पूर्व से या पूर्व से पश्चिम में टोटल लंबाई देखेंगे ना, तो याद रखना जी आप लोग का कितना हो जाएगा, 2500 से 3200, 2500 से 3200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक की चौड़ाई कभी पतला है, कभी फिर मोटा, फिर कभी पतला, तो इसीलिए लगभग औसतन बोला जाता है। ठीक है, एवरेज। तो याद रखना जो हमारा औसतन इसका जो चौड़ाई है 160 से 300 किलोमीटर, लंबाई चौड़ाई किलोमीटर बता रहा हूं। ठीक है, फिर हमारा जो इसका गहराई है, ठीक, इसका गहराई समतल मैदान के अंदर जो गहराई है इसका अंदर है, तो गहराई को अगर हम लोग देखेंगे इसके नीचे से और इसके ऊपर से बीच में गहराई, तो इससे गहराई को देखेंगे तो 700 से 800 मीटर की गहराई में है। क्लियर है। एक बात और पूछी जाती है, विशाल मैदान हमारे भारत के कौन से क्षेत्र में आता है, तो भारत तो मध्य क्षेत्र, साथ ही साथ हिमालय पर्वत के दक्षिण एरिया और प्रायद्वीप के पठार के उत्तरी एरिया में भारत का विशाल मैदान अवस्थित है। आ रही बात समझ में। हमें पता है ये हमारा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र भारत का विशाल मैदान, और नीचे वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रायद्वीप का पठार हो जाएगा हमारा, है ना भाई, प्रायद्वीप का पठार। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा द्वीपीय क्षेत्र मिल जाएगा, यहाँ द्वीपीय क्षेत्र मिल जाएगा, और ये हमारा आप लोग का तटीय क्षेत्र है ना भाई, तटीय क्षेत्र, और ये हमारा द्वीपीय क्षेत्र। अलग अलग इसको भी पढ़ना है। ठीक है, लक्षद्वीप के समय प्रवाल भित्तियां कौन से एरिया में आता है, प्रवाल भित्ति को पूछा जाता है। अभी एक और क्वेश्चन पूछा था 25 तारीख को, हमारे कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ऑप्शन दे रहा हूं, कौन से क्षेत्र में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, या आप लोग का लक्षद्वीप के साथ साथ उसमें था ये काठियावाड़ क्षेत्र था, और एक और था कुछ तट था ना, तट का नाम था, तट का नाम। ठीक है, तो जिसमें का आप 4 था, तो 4 में से आप लोग को मुख्य को पहले जानो, एक आप लोग का अंडमान निकोबार द्वीप था, एक लक्षद्वीप था। तो लक्षद्वीप में तो होगा नहीं, लेकिन अंडमान निकोबार देखा जाए राज्य है, मेरी बात समझ रहे हो, तो अंडमान निकोबार में ज्यादा जनसंख्या, हाँ याद रखना। और बाकी 2 तट का नाम था, तट का 2 तट का नाम था। ठीक, तो ये जनसंख्या था। हलवा क्वेश्चन था, बता रहा हूं, हलवा बोल दो तो हलवा, हाँ वो हलवा क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, एकदम इजी जी पूछा थे, इजी नहीं पढ़ने वाले के लिए इजी। ठीक है, और एक और पूछा था, कॉफी
कॉफी कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है करके, कहां होता है? हाँ, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक याद रखना, कर्नाटक राज्य, ये पूछा था। तो सब छोटी छोटी ये सब हमारा बेसिक आप लोग को समझ में आना चाहिए कॉफी के लिए। और था पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में से कौन से राज्य को स्पर्श नहीं करता? बता रहा हूं क्या क्या ऑप्शन में था। असम था, ठीक है, असम, मिजोरम था, मेघालय था, नागालैंड था। नागालैंड को नहीं स्पर्श करता। ठीक है, पढ़े हो तो साइंस बन जा रहा है, नहीं पढ़े हो तो फंस जाते। तो ये सारी चीजें जो है बेसिक आप लोग को स्ट्रॉन्ग होना अनिवार्य है, फिर सब बनेगा। चलो देखो ये क्लियर। अब इसे हम क्या बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ, ये जो विशाल मैदान का हम लोग लंबाई चौड़ाई देख रहे थे, ठीक है, ये अब इसमें कुछ क्षेत्र में नदी भी आएगा और कुछ क्षेत्र में आप लोगों का राज्य आएगा। अब देखो यहां पर इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण जो है जी, ऊपर में मिलेगा आप लोग का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और इसके ऊपर में मिलेगा आप लोग का बड़े बड़े और माउंट एवरेस्ट और बड़े बड़े पर्वत पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, ये सभी ऊपर से पानी जो है जब बारिश होती है तो ऊपर से बारिश होती है तो वह जाके समुद्र में मिलेगा और समुद्र में मिलेगा तो उस एरिया में मान के लो समुद्र के पानी या आप लोग का नदी का पानी या ऊपर में वर्षा का पानी, वर्षा का पानी जब नीचे गिरेगा तो आप लोग का पहाड़ी पर्वत में रुक सकता है क्या पानी? नहीं। वही पहाड़ी पर्वत को क्या करेगा? निक्षेप करेगा। निक्षेप से मतलब डिपोजिट्स, ठीक है, मतलब सब को क्या करेगा? वो अपर्दन करेगा, धीरे धीरे हल्के हल्के छोटे छोटे कणों में तोड़ेगा, मिट्टी को सब को बहा करके लाएगा और निक्षेप करेगा। निक्षेप मतलब डिपोजिट करेगा। डिपोजिट मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी सबको हमारे विशाल मैदान में लाकर डिपोजिट करेगा और वही बहुत सालों बाद क्या बनेगा? मैदान बनेगा। अर्थात भारत का जो विशाल मैदान है यह ऊपर से पहाड़ी पर्वत के द्वारा पहाड़ी पर्वत से नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद, कंकड़ पत्थर चट्टान के सभी अवसादों से बनता है, ठीक है, जिसका निर्माण होता है फिर भारत का और विशाल मैदान का, मतलब नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए सभी अवसादों से इसका निर्माण होगा, ठीक है। अब नदी बहा कर लाकर एक जगह पटकते जाएगा सबको, तो वहां पर पूरा क्या बन जाएगा? एक एरिया बन जाएगा और वो एरिया पूरा आप लोग का या तो डेल्टा बन जाएगा तो या तो पूरा मैदान बन जाएगा, तो है ना भाई। या तो उस क्षेत्र में ज्यादा उपजाऊ होगा तो या तो उपजाऊ होगा ही नहीं, पूरा बहा के ले जाएगा तो उपजाऊ नहीं होगा और बहाकर वहीं पर जमा करते जाएगा तो उपजाऊ होगा। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग देखेंगे तो भारत के विशाल के मैदान को एक उसके विकास कैसे हुआ उस आधार पर देखेंगे और दूसरा उसका विस्तार कहां से कहां तक से उसका है उसको देखेंगे। तो हमारे जो भारत के विशाल मैदान है इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। एक इसके आप लोग का विस्तार के आधार पर, एक दूसरा विकास के आधार पर, या बोल सकते हो भारत के भौगोलिक बनावट के आधार पर, जो आप लोग का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, या आप लोग का प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक मतलब समझ आ गया, नदी प्रदेश, समझ रहे हो? तो दो आधार से बांट सकते हैं, एक भूगर्भिक बनावट के आधार पर, ठीक है, भौगोलिक आधार पर पहला, और दूसरा उसके प्रादेशिक आधार पर। तो भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक मतलब पूरे भारत का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र जो भूगर्भिक है, जो भू है, पृथ्वी है अर्थात मैदान है, इस पूरे मैदान के अंदर को बांटेंगे हम लोग भौगोलिक आधार पर। तो इसको 4 से 5 प्रकार से बांटोगे। भाबर, नाम सुनते हो, लिखोगे भी, भाबर। भाबर के बाद तराई, तराई के बाद मिलेगा आप लोग को बांगर, बांगर के बाद मिलेगा खादर, और बांगर खादर के निचले एरिया में जा तो डेल्टा। 4 से 5 प्रकार से बांटेंगे, मैं बता रहा हूं। अभी लिखना उखना कुछ नहीं है ना, बस समझते रहो, लिखूंगा मैं फुल, समझ लो पहले। जैसे कि हम लोग भारत का जो विशाल मैदान है, विशाल मैदान, इस भारत विशाल के मैदान को हम लोग दो भागों से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार डिवाइड करेंगे हम लोग भौगोलिक बनावट के आधार पर। भौगोलिक बनावट, भौगोलिक बनावट मतलब इस मैदान का ऊंचाई कितना है, ढाल कैसा है ना भाई, उस आधार पर बांटेंगे भौगोलिक बनावट, ठीक है, याद रखना।
ये हो जाएगा हमारा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। दूसरा याद रखना आप लोग का हमारा ये रीजनल एरिया के क्षेत्र पर अर्थात प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर याद रखना। इसको पूरब से पश्चिम बोलते थे, याद आ रहा है आप लोग को? पश्चिम से पूर्व, इसको उत्तर से दक्षिण बोलते थे, समझ रहे हो? याद आ रहा है? जब हिमालय को बांटे थे तो उत्तर से दक्षिण में आप लोग को याद आ रहा होगा ट्रांस बृहद, आप लोग का मध्य शिवालिक, फिर आप लोग का इधर से आप लोग का जम्मू कश्मीर पंजाब एरिया, फिर आप लोग का देखा जाए तो आप लोग का कुमायूं नेपाल असम, ऐसे बांटे थे ना। उसी आधार पर इसको भी बांट रहे हैं। प्रादेशिक आधार पर का तात्पर्य है आप लोग का नदी या राज्य, बीच बीच में कौन सा राज्य पड़ेगा, कौन सी नदी पड़ेगा, उस आधार पर बांटेंगे। तो पहले भौगोलिक बनावट के आधार पर आप लोग को इसको मुख्य रूप से किसी किताब में नहीं लिखा है कि 4, किसी किताब में नहीं लिखा है 5, ठीक है। बस भौगोलिक बनावट के आधार पर विभिन्न भागों में बांट सकते हैं करके बताया गया है, विभिन्न भागों में। वो विभिन्न भाग में पहला याद रखना है आप लोग को भाबर, भाबर क्या है भी समझाऊंगा। दूसरा याद रखना है तराई, तीसरा याद रखना है आप लोग का बांगर, चौथा याद रखना है खादर, बांगर खादर से मिलकर बनता है जलोढ़। मिट्टी मत बोलना, मैदान बोलना, अभी मैदान बाद, मिट्टी बाद में बोलेंगे, ठीक है। बांगर मैदान, खादर मैदान, ठीक है, दोनों को मिलकर बनता है जलोढ़। और लास्ट इसके निचले वाला हिस्सा आप लोग को याद रखना डेल्टा, डेल्टा। तो इस प्रकार से हम भौगोलिक बनावट के आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, डिवीजन करेंगे इसका, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो ये भौगोलिक बनावट के आधार पर इतना याद रखना है, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। टोटल ये मेंस का चैप्टर है, टोटल मेंस का। जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जाओगे तो यहां से पूछा जाता है भाबर क्या है समझाइए, बांगर खादर क्या है समझाइए, बांगर खादर में अंतर बताइए। टोटल ये मेंस का हमारा चैप्टर, ठीक है। प्रादेशिक आधार पर हम लोग देखेंगे, तो प्रादेशिक आधार पर देखेंगे जी, याद रखना राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, राजस्थान के मैदान ऊपर में सिंध नदी पड़ेगा, सिंध के कुछ हिस्सा पड़ता है, बाद में देखेंगे, लिख दे रहता हूं इसको, सिंध का मैदान करके। सिंध के मैदान के बाद आप लोग को याद रखना है पंजाब हरियाणा का हिमालय, मतलब पंजाब हिमालय का मैदान, हरियाणा लिखो, पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरी बात देखेंगे हम लोग गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के बाद देखेंगे असम का मैदान, असम में बहती कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बाद याद रखना इसी एरिया में आप लोग का असम का मैदान भी मिल जाएगा। ये तो इस प्रकार से हम लोग प्रादेशिक आधार पर, ठीक है, रीजनल के आधार पर, और आप लोग का ये हमारे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भौगोलिक बनावट के आधार पर। तो भौगोलिक बनावट के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ये भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, डेल्टा क्या है, पहले समझ लो, फिर यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये सब नदियों के बीच बीच में आएगा, ये सब नदियों के बीच में आएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनेगा मैदान, उसको ब्रह्मपुत्र मैदान कहेंगे। पंजाब हरियाणा मैदान में जो सिंध नदी के से बनेगा उसे पंजाब हरियाणा का मैदान बोलेंगे। राजस्थान में जो मैदान बनेगा राजस्थान का मैदान, ब्रह्म, और असम में जो बनेगा दिहांग दिबांग से असम का मैदान, वो सब पढ़ेंगे। पहले ये भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। प्रीलिम्स में आप लोग को बांगर खादर से पूछता है, बाकी पूरा मेंस का चैप्टर, मेंस में इसको डिटेल करता हूं करने को, लेकिन अब चलो यहीं पर बता देता हूं। ये भाबर है, भाबर समझना, ये हमारा समतल एरिया, प्लेन एरिया, मैदानी एरिया, ठीक है। समतल है हमारा मैदानी एरिया। अब इस समतल मैदानी एरिया में सबसे पहले आप लोग जानो, ये हमारा आप लोग का पूरा हिमालय क्षेत्र, ठीक है, पूरा हिमालय। हिमालय के नीचे एरिया में मिलेगा आप लोग को हमारे समतल एरिया के कुछ ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा के बाद मिलेगा आप लोग को कुछ समतल मैदान के बराबरी में, इसके बराबरी के बाद आप लोग को मिलेगा निचले में कुछ आप लोग का इसका गहराई वाला एरिया। अब समझना यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ,
ये हमारा पहाड़ी पर्वत है, ठीक है, पहाड़ी पर्वत एरिया पूरा, हिमालय पर्वत समझ लो, ठीक है, हिमालय, हिमालय तिब्बत का पठार एरिया पूरा, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट एरिया ऊपर का। ये वाला हो जाएगा हमारा भाबर, नीचे वाला हो जाएगा तराई, ठीक है, इसके बीच वाला हो जाएगा हमारा बांगर, ठीक है, बांगर, और यहां वाला नीचे वाला बीच वाला एरिया खादर, ठीक है। देखो अब समझना, हमारा पूरा जो है भारत के उत्तर में पूरा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हमारा देखिए बृहद हिमालय का पूरा हिस्सा है आप लोग का, बड़े बड़े पहाड़ी पर्वत, माउंट एवरेस्ट, मकालू हो, नंदा देवी हो, पूरा हिमालय का पूरा हिस्सा है। अर्थात पूरा हिमालय बोल दिया मतलब समझ जाना पूरे विश्व का सबसे बड़े बड़े पर्वत चोटी, हिमालय बोलने से क्लियर है ना, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालय का तो हिस्सा है ना भाई, नेपाल हिमालय, बृहद हिमालय। तो अब हिमालय पहाड़ी पर्वत, बारिश होगी, बारिश, ठीक है, बारिश होगी तो बारिश होने के बाद सब पानी कहां जाएगा, क्या ऊपर में रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। अब ढलान है पूरा, इसका ढलान पूरे विश्व का सबसे बड़ा ढलान हमारा कौन से एरिया, आप लोग का माउंट राकापोसी लद्दाख के एरिया याद आ रहा है, पूरा ढलान। तो अब पूरा नदी, अब उसको नदी बोलो, पानी गिरा ऊपर से तो नदी समझना है, ठीक है, तो नदियों के द्वारा ऊपर से पहाड़ी पर्वतों के से नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए, नदी के द्वारा, और नदी कौन हो सकता है, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, सिंध नदी, सब नदी हो सकता है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए कंकड़ पत्थर, ठीक है, कंकड़ पत्थर, बोल्डर्स, बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े बोल्डर्स, कंकड़ पत्थर में अंतर है ना, पत्थर थोड़ा बड़े रहेगा, कंकड़ थोड़ा छोटे रहेगा, उससे छोटे में आप लोग का बजरी, क्या बोलते हैं, बजरी बोलते हैं क्या उसको, छोटे छोटे को, हाँ कुछ का है, ठीक है, बस समझ जाओ। तो सब ऊपर से आप लोग का क्या होगा, बहाकर लाए हुए कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, सब कहां पर जमेगा, आप लोगों का भाबर में आकर जमेगा, ठीक है जी। तो बताओ पहाड़ी पर्वत द्वारा, मतलब पहाड़ी पर्वत से नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए पहाड़ी पर्वत से छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर जो है हमारे जिस स्थान पर रुकता है उसे क्या कहेंगे, भाबर कहेंगे। यहां पर पानी नहीं रुकेगा, केवल क्या रुकेगा, कंकड़ बस रुकेंगे, छोटे छोटे पत्थर और बोल्डर रुकेंगे। तो क्या छोटे छोटे बोल्डर रुकेंगे, है ना, पत्थर रुकेंगे, कंकड़ रुकेंगे, तो क्या यहां पर खेती बाड़ी होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। तो यहां पर भाबर एरिया में खेती किसानी बिल्कुल नहीं होती, है ना भाई, यहां पर उपजाऊ कम होती है, कम उपजाऊ वाली क्षेत्र है भाबर, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण किससे हो रहा है हमारा, इससे निर्माण हो रहा है हमारे उत्तर से आने वाली नदियों, सिंध नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए कंकड़, बहाकर लाए हुए पत्थर और कंकड़ से इसका निर्माण हो रहा है भाबर का, ठीक है। तो भाबर कौन से एरिया बोले जाएगा, तो पहाड़ी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर एरिया यहां पर रुक जाता है। अब बताओ पानी यहां पर रुकेगा क्या, एक ट्रैक्टर बजरी है, बजरी समझ गया, बजरी, कंकड़, बोल्डर, एक ट्रैक्टर, जिसको छत्तीसगढ़ी में गिट्टी बोलते हो ना, गिट्टी, गिट्टी, गिट्टी का छोटे छोटे और रहता है, छोटे छोटे, वो जो बजरी का है वो प्लेन कर है ना। तो उसी बजरी में जाके 3 बाल्टी पानी डालना, तो क्या वो पानी ऊपर में रहेगा, कहां जाएगा, बह जाएगा। तो क्या पानी यहां पर रुकेगा, भाबर में नहीं रुकेगा। तो भाबर से पानी कहां आ जाएगा, तराई क्षेत्र में आ जाएगा, अंदर अंदर रीस के पानी हमारा भाबर एरिया में नहीं रुकेगा, बल्कि अंदर से वह नीचे आकर के कौन से एरिया में आ जाएगा, तराई, समझ आ रहा है। तो बताओ अब भाबर के बारे में क्या जानना है, भाबर क्या है, भाबर एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से निर्माण जो हुआ है उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, भाबर कहेंगे। जिसमें भाबर में हमारा खेती बाड़ी अर्थात इसमें उपजाऊ कम होती, कम नहीं इसके बराबर होती, उपजाऊ के लिए ठीक से स्थान नहीं है,
क्लियर है ये? तो बस क्या यहां पर पानी स्थिर रहता है? नहीं। तो भाबर वाले स्थान में पानी स्थिर नहीं होता, बल्कि उसके निचले सतह से पानी तराई क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। आ रही बात समझ में? ये भाबर। अब भाबर हम समझ गए, यहां पर खेती बाड़ी नहीं होगी, समझ गए। कम उपजाऊ होगा, समझ गए। यहां पर छोटे छोटे कंकड़ मिलेगा। अब कंकड़ के नीचे में धूल धक्कड़ मिट्टी रहेगा, और धूल कंकड़ के और छोटे छोटे उसके बुरादा मिलेगा, है ना भाई? जैसे कि मान के लोग गिट्टी को लाते हैं, तो गिट्टी ऊपर सबसे बड़े बड़े गिट्टी ऊपर, उससे छोटे गिट्टी बीच में, फिर उससे एकदम छोटे छोटे पतला वाला उसके और नीचे में। तो पानी को डालेंगे तो जो अंदर में एकदम छोटे छोटे कण पाए रहेंगे वो बहेंगे, हैंगे ना? वो बहेंगे ना, एकदम बहेंगे वो, क्योंकि छोटे छोटे कण बहने लगेंगे। तो क्या बड़े बड़े बोल्डर बहेंगे? क्या बड़े बड़े बोल्डर तो छना जाएंगे। छनाने के बाद ऊपर रुक जाएगा और नीचे में हमारा धूल धक्कड़ जो पानी के साथ बह जाएगा। कैसे कमल? मस्त नींद आते का सूझ जाना गुस्सा में। मैं समझ नहीं पाता था, सुना था उसके सुता था। सुन रहे हो? चलो ठीक। समझ नहीं आता अब किस आई कैन नॉट एक्सप्लेन, नहीं कर सकते एक्सप्लेन में। खैर छोड़ो। अब देखो, ये हमारा भाबर में आप लोग का कंकड़ पत्थर जम गया, ठीक। यहां से पानी नहीं रुकेगा, पानी जो है नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अब कौन से एरिया में प्रवेश करेगा जी? तो जो तराई एरिया, यहां पर भी पानी नहीं के समान रुकेगा, पानी नहीं के समान। लेकिन तो क्या रुकेगा सर? यहां पर छोटे छोटे जो आप लोग का वो ये जो गिट्टी, जो बोल्डर है, जो पूरा पत्थर है, वो सबका छोटे छोटे कण जो है कहां पर रुकेगा? तराई पर, ठीक है। देखना, हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर में बालू, बालू के नीचे में पानी, ठीक है ना? बालू, बालू के नीचे में थोड़ा मिट्टी, मिट्टी के नीचे में पानी, ऐसे तो मिलेगा, है ना? क्योंकि वो जो बालू है वो धोआ करके मिट्टी बनाएगा, जितना भी थोड़ा सा भी मिट्टी बनाए, मिट्टी के अंदर में पानी, पानी रुकेगा अब, है ना भाई? तो पहले छोटे छोटे आप लोग को कण मिलेंगे, कण के नीचे में इसे कण धोआ करके एकदम मिट्टी यहां पर जमेगा, ठीक है? मिट्टी जमेगा। मिट्टी के अंदर में आप लोग को या तो मिट्टी पुराना हो सकता है या तो मिट्टी नया हो सकता है। अगर मिट्टी पुराना है तो वहां पर रुक जाएगा, और नया है तो वहां पर बाढ़ जो है कम आएगा। मतलब नया है वहां पर बाढ़ ज्यादा आएगा, और पुराना है वहां पर बाढ़ नहीं आएगा। मैं समझाऊंगा। तो भाबर के बाद हमारा तराई एरिया, तो तराई कैसा क्षेत्र है? हमारा नमी क्षेत्र है, ठीक है? नमी क्षेत्र है, और यहां पर आप लोग का मिट्टी जमेगा, ये धोआ हुआ करके पूरा मिट्टी यहां पर जम गया, तो मिट्टी जमा, तो मिट्टी जमा, और कैसा है जी? नमी है। तो हल्का हल्का नमी रहे तो क्या आप लोग को हल चलाने में दिक्कत जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है? तो यहां पर क्या खेती बाड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो याद रखना, तराई क्षेत्र में पूरा जो है आप लोग का खेती बाड़ी प्रारंभ, यहां पर आप लोग का मैंग्रोव वन होगा, ठीक है? मतलब जहां पर दलदली एरिया, जानते हो चिखला, जानते हो चिखला? ये चिखला एरिया है, धान होता है, धान चिखला में, हाँ वही, हाँ। अब सरल शब्दों में, तो तराई एरिया जो हमारा आप लोग का जो कीचड़ एरिया, जो नमी एरिया है, जहां पर गहरे तो चिखला हो गए, एक तो धानो जाग जही बोलते हो ना, तो वही एरिया है हमारा तराई एरिया, ठीक है? तो भाबर सूखा, सूखा के नीचे में नमी, तो नमी वाला एरिया हमारा क्या है? आप लोग का तराई है, जहां पर छोटे छोटे वनस्पतियां उगना शुरू हो जाएंगे, वनस्पतियां उगना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? वनस्पति, तो यहां पर वनस्पति और पेड़ पौधे यहां पर उगना शुरू हो जाएगा। अब जैसे तराई के बाद आ जाएगा अब बांगर। अब बांगर क्या है? देखो, नमी एरिया है, नमी के बाद आप लोग को क्या एकदम नमी मिलेगा? नहीं, सूखा मिलेगा। उसके अंदर वाला एरिया जाओगे, या तो अंदर से कर, हमारा ऐसे ऐसे हमारा सब बटा हुआ है, ठीक है? अब बात करेंगे तराई एरिया। तराई एरिया में हमारा अगर अब ये नदी आया, नदी आई, नदी यहां पर कंकड़ पत्थर छोड़ा, फिर हमारा ये बहा करके मिट्टी एरिया को यहां छोड़ा। अब इस बांगर एरिया में जाएगा, लेकिन ये कौन से एरिया? डिपरा, छत्तीसगढ़ी में जानते हो डिपरा, डिपरा, ठीक है?
तराई, फिर ऊपर जाओगे तो डिपरा। तो डिपरा में क्या तुरंत बाढ़ आ जाती है? हमारे घर तो नहीं डूबीस, बाढ़ आ रही से था, तुम्हारे घर तो डूब गीस। तो जो डूब गई समझ जाना, जो डूब गया है वो क्या है? आप लोग का खादर है, और जो नहीं डूबा है वो बांगर है। और फिर पानी जो अपने जगह से बेचारा चुपचाप निकल जाएगा, एक किसी को डुबोकर निकलेगा, है ना, किसी को मतलब किसी को डुबो कर निकलेगा और किसी को बिना डुबो निकलेगा। समझ रहे हो ना? पानी अपने एरिया में जाकर के समुद्र के सतह पर जाकर मिल गया। तो यहां पर जब बांगर एरिया है, बांगर मतलब पुरानी मैदान, पुरानी मिट्टी। तो पुरानी मिट्टी क्या बार बार बाढ़ आएगा वो पुरानी मिट्टी रहेगा, कि एक बार बाढ़ आएगा तो पुरानी मिट्टी रहेगा? एक बार, है ना। तो मान के चलो एक बार बांगर में बाढ़ आ गया तो यहां से मिट्टी को उठाकर नहीं ले जा सका, तो मिट्टी तो वही चिकना हवा है। बाढ़ आई तब होला ये जो एरिया है नहीं उखाड़ के ले जा सकिस, ऐसे बोलते हैं ना। बाढ़ में हमारे एरिया आता है, महानदी के हम लोग के पास में है, तो धीरे धीरे खांचते खांचते खांच दिया। उसकी पहले चौड़ाई जो था मात्र 200 मीटर था, अभी देखोगे तो 1 किलोमीटर हो गया। तो धीरे धीरे खांचते खांचते जाता है। तो पुरानी मिट्टी नहीं खांचेगा तो वो वही बस रहेगा, तो पुरानी मिट्टी है। लेकिन खांच को उखाड़ के दूसरे जगह ले गया तो खत्म हो, तो दूसरे जगह ले गया मतलब वो क्या है? खादर है। और एक स्थान से दूसरे स्थान गया मतलब वो नया है। समझ रहे हो? कोई गाड़ी खरीदेगा तो वो नया है, और सेकंड हैंड गया तो उसके लिए तो नया है वो, मोर पर तो नया हो, क्योंकि उसके लिए नया चीज है वो, भले तुम्हारे लिए पुरानी है लेकिन दूसरे के लिए नया है वो। तो खादर मतलब नई मिट्टी, बांगर मतलब पुरानी मिट्टी। तो ये बहुत सालों बाद जो है मिट्टी को बहा कर नहीं ले जा सकता, और ये हर एक साल में मिट्टी को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर नया मिट्टी, फिर मतलब आए दिन बाढ़ यहाँ आए रहेगा। ठीक, यहाँ पर बार बार वर्षा का पानी बार बार आते रहेगा जाते रहेगा, तो यहाँ की मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तो ये खादर। और जहां से बार बार बाढ़ नहीं आएगा ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो बाढ़ बार बार नहीं आएगा मतलब वहां पर मिट्टी रुके रहेगी। तो मिट्टी रुके रहेगी मतलब समझ जाना क्यों, कौन सा मिट्टी है? पुरानी मिट्टी। और पुरानी मिट्टी याद रखना, पुरानी मिट्टी को बोलते हैं हम लोग बांगर, और नई मिट्टी को बोलते हैं खादर। लेकिन हम मैदान की बात कर रहे हैं, तो अगर मिट्टी को बहुत सारा एक साथ इकट्ठा देखें तो मैदान बनेगा। तो ये पुराना वाला बांगर मैदान और नया वाला खादर मैदान। ठीक है, खादर मैदान। अब बात करेंगे बांगर और खादर दोनों एक साथ मिल करके बन जाता है जी आप लोग का जलोढ़। क्या बन जाता है? जलोढ़। क्योंकि यह नदियों के द्वारा बहा कर लाए हुए मिट्टी से बनता है। नदियों मिट्टी से बना है क्या? कंकड़ से बना है क्या? नहीं। क्या तराई से बना है क्या? यह कंकड़ तराई से छनाप बनाकर जो बना है वही हमारा मिट्टी, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों मिट्टी से बनता है, हमारा जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी उसे कहते हैं जो पुरानी मिट्टी होती है, खादर मिट्टी उसे कहते हैं जो नई मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी हमारे देखा जाए तो यहाँ पर उपजाऊ ज्यादा होता है, खादर मिट्टी देखे तो यहाँ पर थोड़ा उपजाऊ कम होता है, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो पुरानी नया एक हो जाता है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। इसीलिए पूरे विश्व के सबसे ज्यादा आप लोग का उपजाऊ क्षेत्र कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसीलिए पूरे हमारे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में उपजाऊ होता है करके पूछा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। समझ रहे हो? ये जलोढ़ का मैदान है। तो ये आप लोग को समझ में आया? भाबर, तराई, बांगर, खादर। एक समझ आया दिमाग में, एक स्टोर हुआ कि भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है। समझ में आ रहा है? ये चारों को समझना है। किसके आधार पर बांटे हैं जी हम इसको? भौगोलिक बनावट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके आधार पर हम बांटेंगे। तो इसको आप लोग का भाबर, तराई, बांगर, खादर। अब डेल्टा देखो, डेल्टा, डेल्टा क्या है? ठीक है, मुहाना जानते हो? मुहाना जहां पर जाकर के नदी जो है मिल जाती है, मान के चलो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, दिहांग दिबांग हो, हमारा गोदावरी नदी हो, सब आप लोग को बंगाल खाड़ी में जाकर मिलेगा, सब बंगाल में गिरेगा। और जहां पर सब नदी जाकर के यही से पानी गया एक ही जगह, उधर से पानी गया एक ही जगह, उधर से पानी आया एक ही जगह, तो सब जगह का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। तो ब्रह्मपुत्र जो है पूरा उत्तर के क्षेत्र के बहाकर लाएगा मिट्टी कंकड़ सबको, और बीच में वो लड़का को भी नींद आ रहा है, लेफ्ट वाले को। ठीक है, सब एक एक नींद मार लिए।
चलो खैर, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे अब गंगा के द्वारा बहाकर लाए हुए सब मिट्टी, तो ब्रह्मपुत्र के गंगा के द्वारा जितने भी मिट्टी लास्ट में जाकर एक जगह गाद बना देता है, गाद एक जगह जाकर पूरे पुराने सभी खराब चीजें और सादे चीजों को एक जगह जाकर जमा कर देगा, ठीक है, एकदम गहराई स्थान में जाकर, वही हमारा डेल्टा कहलाएगा। और वही डेल्टा जब सूखेगा तो वहां पर पहाड़ी पर्वत बनेगा, मैदान बनेगा, वनस्पति होगा, कीचड़ रहेगा, एक से एक रहेगा, लेकिन ज्यादा कीचड़ एरिया ज्यादा रहेगा। इसीलिए सुंदरवन का डेल्टा हमारा सुंदरवन क्यों कहलाया है, क्योंकि वो कीचड़ भी है, गहराई एरिया में है, और हमारा देखा जाए तो सभी नदियों के द्वारा बहाकर लावे पेड़ पौधों से आप लोग का एक से एक चीजों को बहाकर लाकर और पटका हुआ है, तो वही डेल्टा से एक से खड़ा हरा भरा पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो देखोगे तो सुंदर वन दिखेगा, एकदम वन हरा भरा, आए दिन हरा भरा, सूखता उगता नहीं है, तो सुंदर दिखता है, तो सुंदर दिखता है, इसलिए सुंदर वन का डेल्टा, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, क्योंकि सभी नदी आकर के वहीं पर जाकर गिरती है और वहीं पर जाकर सब मिल जाती है, और सबके बहाकर लाए हुए मिट्टी कंकड़ और सब वहीं पर जाकर डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा कहलाती है वो। अर्थात हमारा ये मैदान और आप लोग का जो हमारा खादर बांगर मैदान से और निचली हिस्सा हमारा क्या है, आप लोग का डेल्टा है, जहां पर इंसान रहना नहीं पसंद करेंगे, वहां पर जीव जंतु रहना पसंद करेंगे। सुंदरवन में हमेशा पहले व्हाइट टाइगर रहता था, व्हाइट टाइगर एक मूवी बनी है, देखना उसी में, रॉर, रॉर देखे होगे, कई लोग देखे होगे रॉर, व्हाइट टाइगर देखे हो रॉर, उसी से रिलेटेड है पूरा, तो याद रखना, ठीक है। वो डेल्टा है, सभी नदियों के द्वारा बहाकर जिस मुहाना में जाकर विसर्जित होती है, वहीं पर जाकर क्या बनता है, हमारा डेल्टा बनता है, ठीक है। डेल्टा वन ज्यादा मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन मतलब मौसमी कहना चाहिए, एकदम मतलब ठंडा प्रदेश भी मान सकते हो, और वहां पर वो हरा भरा एकदम सुंदर दिखेगा, मैंग्रोव वन है। लेकिन हमारे इधर जो पतझड़ वन मिलेगा, उष्णकटिबंधीय मिलेगा, कभी मौसम का आधार पर पत्ता झाड़ देगा, कभी हरा आ जाएगा, वो हमारा उष्णकटिबंधीय है। लेकिन मैंग्रोव वन हमेशा हरा भरा दिखते रहेगा, ठीक है। उसका जो 4-5 साल बाद भी उसका पत्ते नहीं झड़ते, एकदम हरा ही रहेगा, समझ रहे हो, वो मैंग्रोव वन है वो। इस प्रकार से हमारा टोटल आप लोग का क्या है, भौगोलिक बनावट, क्लियर जी। तो भाबर क्या समझ आया, छोटे छोटे कंकड़, तराई समझ आया, नमी कीचड़ एरिया, कीचड़ के बाद जो बाढ़ जहां पर कम रूप से आए, बांगर, पुरानी मिट्टी या पुरानी मैदान, खादर, नई मिट्टी नई मैदान, डेल्टा जहां पर नदी एकदम जाकर मिल जाती है, जहां पर सब डेल्टा बनता है, छोटे छोटे सभी मिट्टी और पहाड़ी पर्वत बहाकर और साथ लाए, वहां पर क्या बनता है, डेल्टा बनता है। तो ये लाइन आप लोग को पहले समझना होगा, ठीक है। ये लिखोगे 10 मिनट, चलो 10 मिनट लिख लो, चलो हेडिंग डालो, भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, ठीक, मैं जैसे बोल रहा हूं। भारत के विशाल मैदान में पहला लाइन लिखना, यह सबसे समतल और उपजाऊ भूमि है, यह पूरे विश्व का, यह पूरे विश्व का, यह पूरे विश्व का समतल, ठीक है, विश्व का समतल व उपजाऊ भूमि है, वह उपजाऊ भूमि है। यह पूरे विश्व का समतल एरिया, प्लेन, और यह हमारा उपजाऊ है, ठीक, खेती बाड़ी होती है, ठीक। नीचे फिर लिखना, यह नदियों के द्वारा, यह
नदियों के द्वारा लाए गए बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी से निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात यह अवसाद से बनता है। अर्थात यह हमारे नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों से बनता है। ठीक, इसे समतल प्रदेश भी कहा जाता है। इसे समतल प्रदेश भी कहा जाता है। इसे समतल प्रदेश भी कहा जाता है। समतल प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, समतल मैदान भी कहा जाता है। एक बार पूछा गया था, मेन से पूछा गया था, भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है, समझाइए। भारत के विशाल मैदान, तो हमारे भारत का विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद, बालू एवं चट्टानों के अपरदन से इसका क्या होता है जी, निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे विशाल मैदान का निर्माण होता है। ये उसका 3 लाइन में आंसर लिखना था। लिखो उसको आप लोग भी, भारत विशाल का निर्माण मतलब विशाल मैदान का निर्माण। निर्माण, तो निर्माण में लिखना भारतीय, ये पुराना लाइन है थोड़ा, भारतीय प्लेट, ये भारतीय प्लेट अंदर में है, और यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट के टकराव से निर्माण तथा हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे कि गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अपने साथ मिट्टी व गाद लाती है। और धीरे धीरे निक्षेप जमा करती है। निक्षेप, डिपॉजिट जमा कर मैदान बनाती है। हेलो, ठीक है जी, वही लाइन है बस जो हम लोग समझे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी गंगा नदी हो, चाहे हमारा सिंधु नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, उसी के द्वारा बहाकर लाए हुए कंकड़, मिट्टी, गाद, सभी से किसका निर्माण होता है, विशाल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, सब निक्षेप जमा करते हैं सब अवसाद को, वही मैदान बनती है। क्लियर है? ठीक, इसकी विशेषता क्या है देखो, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ विशेषता, हेडिंग देना विशेषता। भारत के विशाल मैदान की विशेषता की बात करें
जो एग्जाम में पूछी जाती है। विशेषता लिखना, पहली लाइन, यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़, यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ व उपजाऊ मैदान है। जिसका निर्माण नदी से बना है, समतल बना है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना लाख बताया था जी? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल लिखना 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितना बताया था? 2500 से 3200 ना। लंबाई याद रखना इसका 2400 से 3200 कर लो या 2500 से 3200 कर लो, वही 6 किलोमीटर। चौड़ाई कितना बताया था? 160 से 300। ठीक, उसको लगभग करके 150 से 300 किलोमीटर लिख लो चौड़ाई को। और गहराई 700 से 800 बताया था। ठीक, आप लोग को अलग अलग मिलेगी ना किताब में, किसी में 1200 1300 मिलेगा, किसी में 1300 से 1400 मिलेगा, किसी में 700 से 800। आप लोग बीचों बीच को लिख लो, औसतन ऊंचाई को, गहराई को, औसतन गहराई को, औसतन गहराई 1300 से 1400 कर लो मीटर में। इस लाइन को याद रखना, यहां पर पूरा सारा हमारा खत्म होता है, पूरा भारत का विशाल मैदान। यह सबसे बड़ा जलोढ़ व उपजाऊ मैदान है, पहली लाइन। समतल भी है, ठीक है, समतल भी है। कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई 2400 से 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। औसतन गहराई 1300 से 1400 मीटर। ये पॉइंटेड है, इस बात को याद रखना चाहिए। ये बात याद रहेगी तो आप लोग 15 लाइन के निबंध लिख सकते हो, है ना भाई? बाकी तो पॉइंट है। अब देखो, अब हमारे भारत का जो विशाल मैदान है 2 आधार से बटा हुआ है। एक आप लोग का भौगोलिक बनावट के आधार पर, एक प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, तो लिखना भारत के विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान समतल, इसको प्लेन बोल सकते हो, नहीं मैदान जी, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं शायद, फ्लैट मैदान, प्लेन। ठीक है, नीचे स्तर, लो लाइंग, निचली स्तर, निचली स्तर क्षेत्र है। ठीक है, भारत का विशाल मैदान समतल है, मैदानी क्षेत्र है, और लो निचली स्तर क्षेत्र है। इसको हम लोग, लेकिन भौगोलिक बनावट, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक बनावट और क्षेत्रीय विस्तार, स्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।
ठीक है, पहला भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना के आधार पर विभाजन, और दूसरा जी प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। दो आधार से, एक भौगोलिक संरचना, इसको विकास के आधार पर से भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट के आधार पर, इवोल्यूशन के आधार पर, और इसको बोल सकते हो प्रादेशिक को आप लोग रीजनल बोल सकते हो, या विस्तार के आधार पर ही बोल सकते हो। ठीक है, इसको विकास के आधार पर भी बोल सकते हो, भौगोलिक संरचना को, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को, और इसको प्रादेशिक बोल सकते हो आप लोग का रीजनल डिवीजन के क्षेत्र के आधार पर, रीजनल डिवीजन। चलो अब भौगोलिक संरचना पर बताओ क्या क्या। हाँ, भाबर, तराई, बागर, खादर, डेल्टा। ठीक है, इस आधार से इसमें राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम क्षेत्र। हो गया। ठीक है जी, लिख लिए ना। तो याद रखने भौगोलिक संरचना के आधार पर, और ये हमारे प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन को आप स्थिति या विस्तार के आधार भी बोल सकते हो, स्थिति या विस्तार के आधार पर, भौगोलिक संरचना को उसके विकास के आधार पर भी बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसका हम लोग विभाजन करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा आप लोग का उसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। ठीक है, भौगोलिक संरचना के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। क्लियर है? इतनी बात याद रखना है, जिसको को हम लोग अब कल भाबर, तराई, बागर, खादर, डेल्टा को लिखना शुरू करेंगे, जो आप लोग को मैं यहाँ पूरा डिटेल समझा दिया हूं। ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही।